हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में अपने अपने 3 चैप्टर को बड़े अच्छे से समाप्त कर लिया था, जिनका नाम था वर्णमाला, संधि और समास। आज हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं वो बेहद ही आसान चैप्टर है, जिसका नाम है हमारा संज्ञा। चैप्टर का नाम क्या है? हमारा संज्ञा। ठीक है। जो संज्ञा चैप्टर है या जो संज्ञा शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? यदि मैं आपसे कहूं कि संज्ञा शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो आप क्या कहेंगे? संज्ञा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन किन से? सम्यक प्लस ज्ञा। किस किस से मिलकर बना है ये? सम्यक प्लस ज्ञा से ये मिलकर बना है। बहुत बढ़िया। जिसमें सम्यक का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। सम्यक का क्या अर्थ होता है? सम्यक ज्ञान। और ज्ञा का क्या अर्थ होता है इसमें? ज्ञान। क्लियर हो गई होगी बात। यानी कि जो संज्ञा शब्द है वो 2 शब्दों से टूटकर हमारा बना है। क्लियर। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? यदि मैं आपसे पूछूं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो क्या कहेंगे आप लोग? वे शब्द, क्या कहेंगे? वे शब्द जो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करा दे, या भाव का बोध कराते हों, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? वे सभी शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। यानी कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या किसी भाव का बोध करा दे, वो सभी क्या है? वो सभी संज्ञा शब्द है। जैसे कि मैं किसी व्यक्ति का नाम लिख दूं यहां पर, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने लिख दिया नवीन, तो नवीन क्या है? एक संज्ञा है। जैसे किसी वस्तु का नाम लिख दूं मैंने लिख दिया पेन, तो पेन क्या है? एक संज्ञा है। मैंने लिख दिया स्थान, किसी भी स्थान का मैं नाम लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश क्या है? संज्ञा है। और यहीं पर यदि मैं लिख दूं किसी भाव को, यानी कि मैंने लिख दिया प्रेम, तो प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द संज्ञा है। ठीक है। मोटी सी बात है, आप लोगों की समझ में आ गई होगी। किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का या किसी भाव का जो भी शब्द बोध कराते हैं, वो सभी शब्द क्या होते हैं? वो सभी शब्द हमारे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली चीज लिखिए आप यहां पर। संज्ञा मूल रूप से मूल रूप से मूल रूप से संज्ञा संज्ञा के भेद। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? यदि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे ये, तो मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आप कहेंगे मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। भाई कितने प्रकार की होती है मूल रूप से संज्ञा? 2 प्रकार की होती है। क्लियर? 2 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा। और नंबर दूसरा कौन सा भेद है? यह है भाववाचक संज्ञा। नंबर दूसरा कौन सा है? भाववाचक
संज्ञा। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है वे कौन सी होती है? यथार्थवाचक संज्ञा होती है वे होती है वे संज्ञा शब्द जो दृश्य होते हैं, जो दृश्य होते हैं, दृश्य होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? वे संज्ञा शब्द जो अदृश्य होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी हमारी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बात? बात समझ में आ गई होगी। यानी कि यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो दृश्य हो। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो अदृश्य हो। दृश्य किसको बोलते हैं? जो दिखाई दे। और अदृश्य किसको बोलते हैं? जो दिखाई न देता हो। अब जो यथार्थवाचक संज्ञा है, यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा के कौन कौन से भेद आते हैं? इसमें आते हैं आपके सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। में कौन सा आएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा आएगा इसमें? दूसरा आएगा इसमें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा आएगा इसमें? तीसरा आएगा इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो चौथे नंबर का आता है इसमें, ये आएगा इसमें समूहवाचक संज्ञा। चौथे नंबर का कौन सा आएगा इसमें? समूहवाचक संज्ञा। बात क्लियर हो गई होगी। क्या बोला मैंने? मैंने आपसे कहा कि मूल रूप से यदि कभी भी आपसे वो पूछे मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आप कहेंगे संज्ञा के मूल रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक। अब अगला प्रश्न आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? यथार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? मैंने क्या कहा? जो शब्द आपको दृश्य हो, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो दृश्य होते हैं, जो दिखाई देते हैं, वे सभी क्या होते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा यानी कि वे संज्ञा शब्द जो अदृश्य होते हैं, वे सभी क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा आएगा इसमें समूहवाचक संज्ञा। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली हेडिंग आप लिखिए कि ये लिखिए प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। क्या लिखिए? प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं? आप कहेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद होते हैं हमारे कितने? ये होते हैं 5। 5 कौन कौन से? इसमें सबसे पहला भेद है वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो दूसरा भेद है वो कौन सा है? वो है हमारा जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरा भेद है वो कौन सा है हमारा, वो है भाववाचक संज्ञा। और जो चौथा भेद है वो कौन सा है हमारा, वो है द्रव्यवाचक, या द्रव्यवाचक को ही हम बोलते हैं ये पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं ये पदार्थवाचक संज्ञा। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो पांचवा भेद है इसका, वो है हमारा समूहवाचक। या इसी को ही हम बोलते हैं, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, इसी का ही दूसरा नाम है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। क्लियर। यदि कभी भी आपको ऐसा देकर बोले कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि प्राचीन हिंदी के अनुसार भैया ने बताया था भेद कितने होते हैं, भेद होते हैं 5। कितने होते हैं भेद, भेद होते हैं 5। कौन कौन से, सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं, और पांचवा जो भेद होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा, या समूहवाचक को ही हम समुदायवाचक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली हेडिंग लिखिए आप, यदि कभी वो आपसे पूछे कि आधुनिक हिंदी, क्या पूछे वो आपसे, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं आपके 3। कितने भेद होते हैं आपके, ये होते हैं 3। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद कौन सा होता है, ये होता है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जो तीसरा भेद होता है वो होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा होता है आपका, जातिवाचक संज्ञा। बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर। अब आप क्या कहेंगे कि भैया जो हमने प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेदों को पढ़ा था, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समुदायवाचक, तो भैया जो हमारी आधुनिक हिंदी है उसमें ये 2 भेद कहाँ पर चले जाते हैं, ये 2 भेद ये कहाँ पर लुप्त हो गए। तो मैं आपसे बताऊं कि जो वे 2 भेद होते हैं, एक तो होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा भेद कौन सा होता है, वो होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। कौन सा होता है वो होता है समूहवाचक संज्ञा। वो किसके अंतर्गत आते हैं आधुनिक हिंदी में, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिखे जाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। आपसे पूछे क्या
यदि वो आपसे कभी पूछे मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मूल रूप से संज्ञा के भेद होते हैं आपके दो। कौन कौन से? पहला यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? आप कहेंगे वे संज्ञा शब्द जो दृश्य होते हैं, वे क्या होते हैं? आपके यथार्थवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? वे संज्ञा शब्द जो अदृश्य होते हैं, यानी कि जो दिखाई नहीं देते, वे क्या कहलाते हैं आपके? वे कहलाते हैं आपके भाववाचक संज्ञा। अब यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत आते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद यदि वो कभी आपसे पूछे स्पेशली क्या कि प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद होते हैं 5। कौन कौन सा? सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरे नंबर पर कौन सा होता है? दूसरे नंबर पर होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरे नंबर पर भाववाचक संज्ञा और चौथे नंबर पर द्रव्यवाचक और पांचवें नंबर पर समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद यदि कभी वो आपसे पूछे कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद होते हैं आपके 3। कौन कौन से? सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा और तीसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। और जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, और जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है और समूहवाचक संज्ञा होती है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। क्लियर? इसके बाद यदि कभी वो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, न तो उसने दिया मूल रूप से, न उसने दिया आधुनिक रूप से, न उसने दिया कि प्राचीन रूप से, उसने सिंपल संज्ञा के यदि आपसे भेद पूछा जाए कि सिंपल संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? यदि कभी भी बिल्कुल सिंपल आपसे दे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप कहेंगे संज्ञा के भेद होते हैं आपके 5। कितने बताएंगे आप? आप बताएंगे संज्ञा के भेद होते हैं आपके 5। 5 कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है इसमें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद कौन सा होता है? तीसरा होता है इसमें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद कौन सा होता है इसमें? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। पांचवा भेद कौन सा होता है इसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक को अन्य किस नाम से जानते हैं हम? इसको हम पदार्थवाचक के नाम से भी जानते हैं। बात क्लियर? कभी भी आपको मूल रूप से पूछेगा 2 भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछेगा आपके 5 भेद, आधुनिक के अनुसार पूछेगा आपके भेद 3 होते हैं। और यदि आपसे कभी भी सिंपल रूप से पूछे इस संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? संज्ञा के भेद होते हैं आपके 5। कितने होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं आपके ये 5। क्लियर हो गई होंगी? अब आप संज्ञा का पहला भेद लिखिए। पहला भेद कौन सा लिखा था हमने? सबसे पहला भेद लिखिए आप
व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या लिखिए, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, क्या लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है आपकी, वे संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो जो किसी जो किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति व्यक्ति का व्यक्ति का बोध कराते हों। क्या कहा, वे संज्ञा शब्द जो किसी, इसमें आपको नोट क्या करना है, विशेष, यानी कि विशेष वस्तु या विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति का बोध कराते हों। वे सभी शब्द कैसे कहलाएंगे आपके, वे सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे। कैसे होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। ठीक, अब आप कहेंगे कि भैया इसकी क्या कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल है। तो इसकी जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, संज्ञा को जानने की, इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी शब्द होगा, यानी कि आपके सामने कोई भी उसने यदि शब्द दिया, यदि वो दृश्य है, वो कैसा होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए, यानी कि वो दिखता हो, पहली चीज। दूसरी चीज, वो एक वचन हो, वो कैसा होना चाहिए, वो एक वचन होना चाहिए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो, जिसके जैसा संसार में कोई दूसरा न हो। भाई क्या हो, दृश्य होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, और तीसरी चीज जिसके जैसा संसार में कोई दूसरा न हो, अर्थात वो कैसा हो, विशेष हो। कैसा हो, विशेष हो। यदि किसी भी शब्द में ये तीनों कंडीशन आपकी फॉलो हो गई, तो वो शब्द किसका उदाहरण होगा, वो शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। वो शब्द किसका उदाहरण होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। बात समझ में आई, आ गई होगी। अब कोई शब्द लिखिए आप, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर गणेश। क्या लिख दिया मैंने, गणेश। तो आप बताइए गणेश में कौन सी संज्ञा है, आप बताइए। क्या गणेश दृश्य है, जी भैया, भगवान गणेश सामने दिखाई देते हैं। क्या एक वचन है, क्या इनका बहुवचन बन सकता है, आप कहेंगे नहीं, गणेश का बहुवचन नहीं बन सकता। क्या इनके जैसे संसार में कोई दूसरा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। तो गणेश में कौन सी संज्ञा हुई, गणेश में संज्ञा हुई आपकी कौन सी, गणेश में संज्ञा हुई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर गंगा। क्या लिख दिया, गंगा। तो बताइए क्या गंगा दृश्य है, आप कहेंगे बिल्कुल है।
बिल्कुल दिखती है गंगा। क्या गंगा एक वचन है या बहुवचन है? गंगा का बहुवचन बनाया जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। क्या गंगा के जैसा संसार में कोई दूसरा है? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गंगा में कौन सी संज्ञा हुई? आप कहेंगे गंगा में संज्ञा हुई हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद यदि मैं लिख दूं यहां पर नदी, तो बताइए नदी में कौन सी संज्ञा है? क्या नदी दिखती है? आप कहेंगे बिल्कुल दिखती है। क्या नदी का बहुवचन बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। नदी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियां। क्या बन सकता है? नदियां। तो ये कंडीशन तो इस पर फॉलो नहीं हुई। क्या तीसरी कंडीशन को ये फॉलो करता है? क्या नदी जैसी संसार में कोई दूसरी नदी नहीं है? आप कहेंगे जी नहीं, नदियां तो संसार में पता नहीं कितनी है। तो यानी कि नदी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप कहेंगे जी नहीं, तो नदी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। यदि मैं यहां पर पूछूं आपसे शिव, शिव में कौन सी संज्ञा है? क्या शिव दृश्य है? बिल्कुल दृश्य है। क्या शिव का बहुवचन बन सकता है? जी नहीं, शिव एक वचन है। क्या शिव जैसा संसार में कोई दूसरा है? आप कहेंगे जी नहीं, शिव जैसा संसार में कोई भी दूसरा नहीं है। तो शिव में कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? शिव में आपकी संज्ञा हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। यदि मैं यहां से आपसे पूछूं दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? स्थान का नाम है। तो क्या दिल्ली दृश्य है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या दिल्ली एक वचन है? बिल्कुल है। बहुवचन बनाया जा सकता है? दिल्लियों। क्या आपने सुना है कभी दिल्लियां? नहीं सुना होगा। तो दिल्ली क्या है? एक वचन भी है। क्या दिल्ली जैसा शहर, दिल्ली जैसा शहर संसार में कोई दूसरा है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है। तो दिल्ली शब्द में भी कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी विशेष, क्या थी परिभाषा? विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति का जो भी बोध कराए, तो वो क्या होगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्लियर? इसके बाद यदि मैं यहां पर लिख दूं यमुना, तो यमुना में कौन सी संज्ञा है? क्या यमुना जैसी नदी कोई दुनिया में दूसरी है? आप कहेंगे जी नहीं है। क्लियर? इसके बाद यहां पर आप किसी का भी नाम लिख लीजिए। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर नवीन, मैं किसी का भी नाम लिख देता हूं नवीन। नवीन क्या है? नवीन एक विशेष नाम है। क्या नवीन जैसा कोई दुनिया में दूसरा है? नवीन नाम हो सकते हैं, पर नवीन व्यक्ति जो भी होगा वो दुनिया में कैसा है? वो दुनिया में इकलौता है। क्लियर? तो नवीन में भी कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। क्लियर हो गई होगी बात? आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कोई पूछेगा, आपके मस्तिष्क में क्या आएगा? भैया ने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्या वो चीज दृश्य होनी चाहिए। क्लियर? एक वचन होनी चाहिए और जिसके जैसा संसार में कोई भी दूसरा न हो, तो वो सभी क्या होंगे? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।